हेलो, कैसे हो? तो बच्चों, आ गया है टाइम कैपेसिटर और पोटेंशियल, जो अपना सेकंड चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस का पिटारा लेकर आए हैं हम। और सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपको कई बार होता है, कई बार क्या अक्सर बच्चों जो थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें कुछ चीज़ें कितना भी बेहतरीन तरीके से कोई पढ़ाए है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डाउट में डाल ही देती हैं और आप पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन ज़रूर करना होता है, कि क्वेश्चन एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और आपको ये भी पता हो जाता है कि एक्चुअली में करना क्या है, और वहीं आपको करना भी है। क्योंकि ना तो थ्योरी लिखनी है, ना तो कोई डिराइवेशन करना है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करने हैं और वही क्वेश्चन करने हैं, वैसे ही करने हैं जैसा कि मैं आपको बताऊंगा और कराऊंगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन तो बहुत हैं, 100-150 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन एक तरफ से हम नहीं कराएंगे, बट मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन हम कराएंगे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि कठिन है या हर तरीके से किसी भी तरह से ट्विस्टेड है, कोई ना कोई उसमें ट्विस्ट है या इस तरह का, तो उसको आप कर लेंगे तो आपको बाकी बचे क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं और उसका भी आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम फटाफट, और आप लोगों से हम हमेशा यही कहते हैं कि क्वेश्चन वाला पार्ट, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, इसको आप कभी मत छोड़िए, कभी मत भूलिए, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपका बैकबोन है। ओके बेटा, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कुछ है नहीं, डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा आपको पता ही है, ठीक है, और निकालोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि डाइलेक्ट्रिक के का अगर रिमूव कर दिया तो क्या होगा, कैपेसिटेंस छोड़ो, वो आपको पता है। दूसरा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स हैविंग पॉजिटिव, ये मैं आपको कर्सर दिखाता रहूँ ताकि आपको समझ में आए। टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग charges q1 and q2 are separated by a distance r, if they are made to touch each other then separated by same distance, force between them will be। यार दो स्फीयर हैं बेटा, स्फीयर हैं, आइडेंटिकल स्फीयर हैं, आइडेंटिकल। अब इस पे चार्ज कुछ भी हैं, मान लो q1 q2 अलग अलग चार्ज हैं, पहले इनको कनेक्ट कर दिया पहले इनको मेड टू टच, एक बार कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद जो होगा बेटा, चूंकि इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू C1, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 बाई C1, और उसका भी V इज इक्वल टू Q2 बाई C2। तो इसका मतलब ये C1 C2 जो होगा Q1 Q2 के रेशियो में होगा, ठीक है। अब दोनों आइडेंटिकल हैं, C किस पे डिपेंड करता है, 4πε0 R पे, तो R पे, तो यानी C1 C2 किसके प्रोपोर्शनल हुए, R1 R2 के, ठीक। तो C1 बाई C2 क्या हुआ, R1 बाई R2। तो बेटा तो उस पर उसी रेशियो, अब दोनों का रेडियस अगर सेम है तो चार्ज भी सेम होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा, रेडियस सेम है तो कैपेसिटेंस सेम होगा, और पोटेंशियल सेम है ही तो चार्ज भी तो सेम हो जाएगा बेटा, इस पर जितना चार्ज होगा उस पर। तो पहले चार्ज जो Q1 Q2 था अलग अलग था, लेकिन अब दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा, तो दो चार्ज के बीच का फोर्स जो है पहले Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, बाद में Q1 Q2 जो अलग अलग था वो हाफ ऑफ हो जाएगा, Q/2 इंटू Q/2। अब सिंपल सा सोचो कि इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि बेटा मान लो 8 है, टोटल चार्ज कितना है, 8 है, तो 8 में एक बार मान लो एक पे 3 है, एक पे 5 है, ठीक है, इस पे 2 है, इस पे 6 है, कुछ भी करो तो कितना आएगा, 15 12, और दोनों को बराबर बराबर कर दो, 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16। तो जब दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा चार्ज, 4 4
अगर टोटल 8 है तो टच करा दोगे तो 4 4 दोनों पे आ जाएगा। वैसे अलग अलग था, अलग अलग करने पर Q1 Q2 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करने पर Q1 Q2 कभी ज़्यादा कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे। समझ गए बेटा? इसलिए जब दोनों पे बराबर होगा तो जाहिर सी बात है उस समय चार्ज जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? मोर देन बिफोर। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको समझ में भी आता रहे, दिखता भी रहे। अब देखो 4th नंबर पे 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी इक्वल रेडियस पोसेसिंग इक्वल चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप। कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप कंपेयर टू स्मॉल ड्रॉप। यार बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है? 4πε0 r। अब एक बड़ा ड्रॉप है और 8 छोटे छोटे ड्रॉप हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो मैंने क्या बताया था कि वॉल्यूम अगर देखोगे 4/3πr³ बराबर इधर 8 हैं 4/3πr³। तो बेटा छोटे का रेडियस अगर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? r/2। ठीक है, छोटे का रेडियस या बड़े का रेडियस यहाँ से कोई पूछे एक तरह से r³ बराबर 8r³, तो इसका r तो r क्यूब रूट लोगे तो ये 8 का क्या हो जाएगा? 1/3 और r की पावर 1/3, तो r में 3 पहले से था 3, यानी कि 2r आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो बड़े का रेडियस छोटे के रेडियस का 2 टाइम्स है, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा बेटा? कैपेसिटेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 3 चार्जेज +2q -q -q लोकेटेड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के सेंटर में क्या होगा? देखो 2q -q -q। अब यहाँ पे बताना है क्या क्या होगा। तो भैया पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल क्या लिखोगे? जितने चार्ज हैं उनकी वजह से लिख दोगे K2q बाई ये डिस्टेंस मान लो x हुआ, ये जो भी डिस्टेंस होगा तीनों तरफ से सेम होगा, तो x माइनस KQ बाई x माइनस KQ बाई x। तो -KQ 2KQ -2KQ हो गया और यहाँ +2KQ, तो पोटेंशियल क्या होगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ये प्लस है तो इधर की तरफ लगाएंगे, ये माइनस है तो इधर की तरफ लगाएंगे, ये माइनस है अपनी तरफ लेंगे, तीनों का रिजल्टेंट कभी 0 आ सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑप्शन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पर पोटेंशियल इट नॉट 0, पहला गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज 0 सही है। बाकी बोथ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक 0 बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो एक गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ? बी हुआ। आगे बढ़ें, इसको मैं मिटा दिया करूँ कि इसको रखे रहा करूँ? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो मैं सॉल्व करके एनीवे चलिए लिख दिया तो लिख दिया। चलो 7th, 2 conducting sphere radii r1 r2 are equally charged, the ratio of their potential। यार पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल भैया V = Q/C और C क्या होता है? 4πε0 r। ये सब स्फेरिकल उसके लिए बता रहा हूँ। तो भैया जब इक्वली चार्ज किया गया मतलब Q सेम है, क्या है? Q सेम है, तो Q अगर सेम है बेटा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बताना है और रेडियस C1/C2 किसके उसमें रहेगा? R1/R2 के। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे? V1/V2। इसके लिए क्या लिखोगे? Q1/C1 बटे Q2/C2
तो इसको क्या लिखोगे, Q1 बाई Q2 इंटू C2 बाई C1। Q1 Q2 सेम है, Q क्या है, सेम है, Q सेम है तो ये तो कट जाएगा, C2 बाई C1 तो R2 बाई R1 के बराबर हो जाएगा, R2 बाई R1 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। ओके, समझ में आ गया ना बेटा, ये सब समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया करूँ। चलो मैं अपना दूसरा टैब खोलूँ, क्योंकि बच्चों को क्या है, जल्दी समझ में नहीं आता है यार। स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो इसलिए करना ज़रूरी है। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में मैंने पहले भी बताया, सी जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है। अब बता रहे हैं कि दो, ये है R1, ये है R2, इक्वली चार्ज है, मतलब Q इस पे भी, Q इस पे भी। ओके, अब इनका बोल रहे हैं पोटेंशियल कितना होगा, V1 और V2। तो पहले क्या करोगे, हमें पता है कि Q बराबर CV होता है, ठीक, Q बराबर CV होता है। तो पहले के लिए अगर लिखोगे तो Q बराबर C1 V1, दूसरे के लिए लिखोगे Q बराबर C2 V2। डिवाइड कर दो यार, तो ये 1/1 हो जाएगा, इधर C1 बाई C2 इंटू V1 बाई V2, ठीक। तो यहाँ से हम अगर करें तो V1 बाई V2 ही तो निकालना है, तो ये C इधर आ जाएगा तो C2 बाई C1 हो जाएगा, और C1 कोई बोले तो R1, C2 कोई बोले तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, स्मॉल r है तो स्मॉल r लिख लो, ठीक, एप्सिलॉन नॉट R1, इसका भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो C2 बाई C1 लिखना है तो क्या लिखोगे, R2 बाई R1। कुछ डाउट है किसी भी तरह का, होना ही नहीं चाहिए डाउट। चलो 7वां हो गया, अब आ जाओ, इसको हटा ही लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11। ये तो पोटेंशियल 11 वाला, 11 वाला क्या है यार, ये सिंपल सा दिया है बेटा कि पोटेंशियल, मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला बताया था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 2 concentric thin metallic sphere radii R1 R2 R1 more than bare charges Q1 Q2, then the potential at distance R, small r between R1 और R2। तो यार मैंने बताया था दो, क्या मैंने 3 रख के बताया था, एक ऐसे है एक ऐसे है, ठीक है, ये हो गया R2, ये हो गया R1। अब बता रहे हैं एक पॉइंट यहाँ पे है R, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर बताना है, चार्जेस क्या हैं, इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो भैया किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल तो वो क्या है कि टोटल जितने चार्ज हैं उनकी वजह से, इसके बाहर है पहले वाले के, तो पोटेंशियल पहले वाले की वजह से, यानी V2 लिखोगे, टोटल पोटेंशियल लिखोगे, टोटल पोटेंशियल लिखोगे V जो है, तो पहले अंदर वाले के लिए, इसके लिए ये सरफेस से बाहर है, तो बाहर है तो Q2 बाई R लिख दोगे, और बाहर वाले बड़े वाले स्फीयर के लिए उसके अंदर है, तो अंदर के लिए क्या लिखोगे, अंदर के लिए वही लिखोगे जो उसके सरफेस पे होता है, तो Q1 बाई R1, ठीक। तो यहाँ पे K देखो, K बाहर हो गया, Q2 बाई R प्लस Q1 बाई R1, ये हो गया, ठीक, इसमें कुछ है नहीं, सी वाला ऑप्शन। अच्छा, फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मैंने बताया था
अगर आप भूल गए हो, आपको ये इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका 12th का, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैप, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है अगर, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, एक पर चार्ज क्यू है, तो फोर्स नहीं बता सकते हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई। अब आप बताओगे हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता, तो भैया कोई शीट और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी की वजह से, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से हुआ, तो दूसरा जो है वो कोई चार्ज, एक तरह से पार्टिकल मान लें, तो वो चार्ज रखा हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, लेकिन एक जैसे दो चार्ज रखते हैं हम, एक क्यू एक स्मॉल क्यू, तो इस पर हम जो फोर्स लगाते हैं, तो स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी देखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, और इस पर जो दूसरा प्लेट है उस पर फोर्स, दूसरे प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काउंट करेंगे, नहीं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या आ जाता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये हो जाता। तो आंसर क्या हुआ ये। अब कोई कहे सिग्मा बराबर क्या है, तो सिग्मा क्या है यार, क्यू बाई ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, टोटल चार्ज बाई सरफेस चार्ज एरिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 15, ये क्या है, A system of two parallel plate each of area A separated by a distance d1 and d2. The space between them is filled with dielectrics of permittivity epsilon 1 and epsilon 2. The permittivity of free space is epsilon naught. The equivalent capacitance of the system. अब देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, परमिटिविटी दिया है, जो मीडियम भरे हो उसकी परमिटिविटी दिया है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है, अब बोला है कि अब उसका जो है कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे, आपका दिमाग हो जाएगा फ्रीज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है। आदत किस चीज़ की लग चुकी है, आपको किस चीज़ की लग चुकी है, आपको लग चुकी है डाइलेक्ट्रिक के इतनी बार सुने हैं आप, ये आपकी आदत। अब ये सवाल अगर आप अपने से नहीं लगा पाते हैं, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको नहीं है। अब सबसे पहले मैं ये बताऊं कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, के होता क्या है, ये एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, उस मीडियम की परमिटिविटी, उस मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी बाय स्पेस की परमिटिविटी। तो हमें ये के होता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे हम अगर ये कहें कि मीडियम की तो के ये हो गया। अब हमें यहाँ पे के नहीं दिया है, तो के की जगह ये क्या है, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, स्पेस की, स्पेस मतलब एयर की। ठीक है बेटा, तो के और ई आर सेम ही है, रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन ना तो यहाँ के दिया है, ना ई दिया है, ये दिया है, ये इसके फॉर्म में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या पता है, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। तो जहाँ जहाँ भी के है, के की जगह हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो दो थिकनेस में बटा है मीडियम, ठीक, यही तो है, ये D1 है, ये D2 है, इसका एप्सिलॉन 1, इसका एप्सिलॉन 2। ठीक, तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या लिखोगे बेटा, तो C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ये एक तरह से
दो अलग अलग कैपेसिटर हो गए और दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में। तो हम C1 की बात करें तो C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, के की जगह पे क्या लिखना है हमको, के की जगह पे तो K1 हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, K2 क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहीं लिख दो, तो एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और D1। इसी तरह C2 लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट 2 बाय D2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट दोनों में कट रहा है, तो ये क्या आया, ए एप्सिलॉन 1 बाय D1। ठीक, इसका क्या आया, ए एप्सिलॉन 2 बाय D2। अब ये दो हो गए C1 C2, वो भी किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में है तो इक्विवेलेंट निकालना हुआ तो 1/C जो होगा 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है बेटा, और C1 1/C1 की जगह क्या लिखोगे बेटा, ए एप्सिलॉन 1 बाय D1 प्लस ए एप्सिलॉन 2 बाय D2। ठीक, तो करो, इसको करिए, ये हो गया D1 बाय ए एप्सिलॉन 1 प्लस D2 बाय ए एप्सिलॉन 2। तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 2 D1, ठीक, प्लस ए एप्सिलॉन 1 D2 बाय ए एप्सिलॉन 1 इंटू ए एप्सिलॉन 2। ये आया 1/C। ठीक है, अच्छा ए सब में कॉमन है, तो ए तो हमारा इसमें अगर देखें, इसमें ए स्क्वायर आ रहा है। चलो एक स्टेप और, ए यहाँ पे कॉमन ले लिए, D1 एप्सिलॉन 1 प्लस D2, यहाँ पे D1 एप्सिलॉन 2 है, D2 एप्सिलॉन 1 है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और ए स्क्वायर। तो एक ए से एक ए निकल गया। अच्छा 1/C है, ये 1/C है, तो C बराबर करोगे तो ये पहले क्या हो गया, D1 एप्सिलॉन 2 प्लस D2 एप्सिलॉन 1 बाय ए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, और ये 1/C बराबर करोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 बाय D1 एप्सिलॉन 2 प्लस D2 एप्सिलॉन 1। तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली यहाँ पे क्या था, खाली यहाँ पे क्या था बेटा, इस C की जगह पे, K की जगह पे हमको क्या लिखना था, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ए। चलो 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। A large insulated sphere of radius r charged with q units of electricity is placed in contact with a small insulated uncharged sphere of radius r dash and is then separated. The charge on smaller sphere will now यार मुझे लगता है एक टैब खोल के ही रखूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन आप समझो। क्वेश्चन क्या था, एक बड़ा स्फीयर है, रेडियस स्मॉल आर, चार्ज क्यू यूनिट्स प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ स्मॉल इंसुलेटेड अनचार्ज्ड। ये क्या है, अनचार्ज स्फीयर से विथ आर डैश से अटैच, टच करा के फिर सेपरेट कर लिए। द चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, दिमाग लगाइए, सोचिए। जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप उसको ऐसे नहीं कहे जो वीडियो देखते हुए निकल जाओ। आप क्या करोगे, क्वेश्चन आपके सामने आया, आप वहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसको लगाइए, अपने से सॉल्व करिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूरा दिमाग दौड़ा दीजिए। समझ में नहीं आए तो पीछे का रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद भी नहीं आता है तब आप लगाइए, तब आप मेरा सलूशन देखिए। ठीक है बेटा, तो देखिए ये है क्या इसमें एग्जैक्टली।
एक ये था, इसका रेडियस r है, चार्ज q है। इसको एक ये है जिसका रेडियस r डैश है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड। ठीक, अब क्या हुआ कि इसको इसके कनेक्ट कर दिए और कनेक्ट करके फिर डिस्कनेक्ट कर लिए। अब जाहिर सी बात है टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज Q ही है, ये कंजर्व रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब अटैच करने के बाद सपोज दैट चार्ज इस पर Q1 डैश आ गया, इस पर Q2 डैश आ गया। ठीक, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, क्योंकि अटैच करने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, चार्ज Q1 Q2, और कैपेसिटेंस अगर C1 और C2 है तो हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल के लिए या चार्ज के लिए, Q1 डैश इज इक्वल टू C1V। ठीक, इसी तरह Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। तो कोई बोले Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C1 बाई C2 इंटू V से V सेम है तो कट जाएगा, तो C1 बाई C2। तो यहाँ से कोई बोले, और C1 C2 किसके बराबर होता है भैया, C1 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इसी तरह C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश। ठीक, तो C1 बाई C2 क्या होगा, R बाई R डैश, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर हम Q1 निकाल लें, Q1 डैश, ठीक, Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो Q1 डैश देखो पहले देख लो, Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर क्या आया, R बाई R डैश। ठीक, जो दिया है। अब हमको क्या निकालना है, Q2 निकालना है, तो Q1 को पता कर लें। तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q2 डैश R बाई R डैश। ठीक, चार्ज टोटल कंजर्व है, यानी कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर टोटल चार्ज क्या था, Q था बेटा, इतना होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में Q1 की जगह पे ये लिख दो, तो लिख दो यहाँ पे Q2 डैश R बाई R डैश प्लस Q2 डैश, ठीक, बराबर Q। ओके बेटा, बराबर Q। तो क्या हो जाएगा, अब इसको देखो, यहाँ पे Q2 अगर कॉमन ले लें, Q2 डैश, तो अंदर क्या आया, R बाई R डैश प्लस 1 बराबर Q। इसको करो तो R प्लस R डैश बाई R डैश। ठीक, ये Q2 डैश हुआ इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से Q2 डैश निकाल नहीं लोगे, Q2 डैश बराबर Q। अब ये पूरा इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू R डैश बाई R प्लस R डैश। तो ये हो गया आंसर, Q2 R डैश बाई R प्लस R डैश। समझ में आया, समझ में आ गया बेटा। तो क्या हो गया आंसर, Q R डैश बाई R प्लस R डैश। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The capacitance of capacitor of plate area, the capacitance of capacitor plate A1 A1 less than as shown in the figure, फिगर में दिखाया है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा यार, एरिया दोनों प्लेट का जो ओवरलैप करता है वही एरिया इफेक्टिव माना। तो यहाँ से यहाँ तक तो कौन एरिया ओवरलैप करेगा, A1 करेगा। ठीक है, कौन सा करेगा, A1 वाला करेगा। तो इसलिए जो फार्मूला होगा कैपेसिटेंस का वो ये होगा, D वाला। ठीक, चलो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22। An air capacitor C connected to a battery EMF V acquires a charge Q and energy A.
कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, चार्ज करना बैटरीज को, फिर डिस्कनेक्ट करना, उसके अंदर स्लैब डालना, तो क्या क्या कौन सी बातें सही हैं। ठीक, तो बेटा अब इसको पहले समझ लो। पहले क्या बोल रहा है कि प्लेट था, मतलब कैपेसिटर है, उसको पहले बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से, सर्किट जैसा बनाने, V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, इस पर Q चार्ज आ गया और इसमें एनर्जी E आ गया। ठीक, अब क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए। अब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, बैटरी से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर एक स्लैब डाल दिए, स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक K है। ठीक, तो अब क्या क्या बताना, अब क्या क्या होगा, अब देखो क्या क्या होगा। पहले बेटा इस पे चार्ज Q आ चुका है, अगर इसका कैपेसिटेंस C रहा होगा तो यहाँ पे चार्ज C बराबर क्या होगा, या Q चार्ज, तो चार्ज जब चार्ज किए हैं तो इस पर चार्ज जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, CV, जितने से चार्ज किए थे। ठीक, ये हो गया चार्ज। अब डिस्कनेक्ट कर दिए तो चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, Q कंजर्व रहेगा, कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहेगा। इसका मतलब अब इसमें स्लैब डालोगे तो C तो बढ़ जाएगा, हमें पता है K टाइम्स बढ़ जाएगा C। ठीक है, तो Q सेम है, C बढ़ गया, तो Q को सेम रखने के लिए, Q को सेम रखने के लिए अगर C बढ़ा रहे हो तो V को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो C अगर K टाइम्स बढ़ रहा है तो V K टाइम्स कम होगा। ठीक है, V K टाइम्स कम होगा, तो पोटेंशियल वहाँ पे कोई बोले क्या होगा, पोटेंशियल जो है, जो V0 पहले होगा उसका K टाइम्स कम हो जाएगा। एक चीज़ ये हो गया। चार्ज क्या है, चार्ज सेम है। ठीक है, C क्या है, ये K टाइम्स बढ़ गया, C0 K हो गया। ठीक, अब एनर्जी का क्या होगा, तो एनर्जी के लिए फार्मूला लगा दो, हाफ एनर्जी जो है हाफ CV स्क्वायर, तो यहीं से करके देख लो। तो हाफ C क्या हो गया, KC, K टाइम्स बढ़ गया, और V क्या हो गया, K टाइम्स कम हो गया, इसका स्क्वायर। ठीक, तो हाफ KC इंटू V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, तो एक K से एक K कटेगा लेकिन तब भी एक K नीचे रहेगा, तो हाफ CV स्क्वायर बाई K। तो पहले एनर्जी जो था हाफ CV स्क्वायर था, तो इस तरह से बाद वाला एनर्जी जो हो जाएगा वो भी पहले के एनर्जी का K टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई, चारों चीज़, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल कम होगा, एनर्जी भी कम होगा। अब देखो क्या बातें बता रहे हैं। ए ऑप्शन में बोल रहे हैं V एंड Q डिक्रीजेज बट C एंड E इंक्रीज। Q तो सेम रहेगा ना बेटा, Q सेम रहेगा, तो Q का कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। V रिमेंस अनचेंज, V अनचेंज रहेगा कह रहे हैं, वो भी गलत है। Q रिमेंस अनचेंज, Q नहीं बदलेगा, C बढ़ेगा, V और E डिक्रीज होगा। एकदम परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर, कौन सा, C, परफेक्ट आंसर C। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। Two parallel metal plates having charges plus Q and minus Q face each other at a certain distance between them. If the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates. जाहिर सी बात है किसी मीडियम में डाल दोगे यार, कोई भी दो चार्ज हैं उनके बीच मीडियम भर दोगे तो परमिटिविटी या परमिट जो इलेक्ट्रिक फोर्स को करेगा कम ही हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही आप बता सकते हो कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वैसे नहीं बताते तो कैसे बताते, अरे बेटा चार्जेज इतना इतना है,
प्लेट को डिप कर दिए केरोसिन ऑयल में तो उसका कैपेसिटेंस सी बढ़ेगा, तो सी बढ़ाना है, चार्ज को सेम रखना है, सी बढ़ा पोटेंशियल को कम करोगे, और पोटेंशियल कम होगा तो ई का क्या होगा, E = V/d होता है। तो अगर ये कम होगा तो ई भी कम होगा। समझ गए? चलो 24 पैरेलल प्लेट कंडेंसर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट एनर्जी इफ द डिस्टेंस इज प्लेट इज d and area of each plate is a the energy stored in the condenser। यार एनर्जी stored पर यूनिट वॉल्यूम, ये बहुत बार ये सवाल आया है, इसलिए क्या होता है, 12ε0E²। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है। ये आप याद रखना, ये आप याद रखना। अंदर शायद मैंने आपको थ्योरी में बताया था नहीं, ε0/ε0 इंटू A², ये पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये है कि टोटल एनर्जी अगर कोई पूछे, टोटल एनर्जी, टोटल ए, तो क्या करोगे, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी स्टोर्ड ये हाफ ये ε0E² इंटू वॉल्यूम करोगे। ठीक, तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसीलिए आंसर इसका पहले झटके में आएगा, बच्चे क्या आंसर लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर उधर आपने ध्यान नहीं दिया था, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। ठीक, तो वो होता है, ये एक्चुअली E/V है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो क्या है, 12ε0E²। ठीक है, एनर्जी को हम U लिखें, U पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो ये आपको याद रहना चाहिए राजा। ओके बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए। चलो 25 विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज करेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द टू पॉजिटिव चार्जेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बेटा क्या बताया गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो भी होंगे वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे ऐसे निकलेंगे, ऐसे ऐसे। तो यार क्या ये सब जो भी ये सरफेस बन रहा है, ये सर्कल में नहीं है, सर्कल में नहीं है तो कोई भी लाइन यहाँ से जो निकलेगी उसको परपेंडिकुलर नहीं होगी। समझ गया बेटा? इसमें क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस कर रही हैं तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, मतलब यहाँ भी ये जो सर्कल जैसा बन रहा है, सर्कल के सेंटर पे अगर ये होगा तभी तो वहाँ से लाइनें जो निकलेंगी वो क्रॉस करेंगी परपेंडिकुलरली। यहाँ पे क्या है, ये देखो दोनों सेंटर में हैं। अब यहाँ से जो भी लाइन निकलेगी वो सब क्रॉस करेगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली, और सारे पॉइंट डिफाइन है कहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे दूसरा ये है कि बीच में भी तो कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सेम हो, तो बीच का कुछ दिया ही नहीं है, खाली किनारे किनारे का। तो सही कौन सा हुआ, सी सही हुआ। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया। अब थोड़ा आगे आते हैं।
एक्सरसाइज 2 मतलब थोड़ा सा और कठिन, थोड़ा सा और कठिन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट रजिस्टर R1 R2 कंडेंसर C एंड स्विचेज S1 and S2 connected in circuit shown, the condenser will get fully charged to V volt when। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या है, बैटरी है, इधर से ये रजिस्टर है, यहाँ पे एक स्विच है, फिर ये कैपेसिटर है, फिर स्विच है, फिर कैपेसिटर। अब कह रहा है कि कंडेंसर, ये कंडेंसर कैपेसिटर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो कह रहा है कि ये फुल्ली चार्ज कब होगा। अब सोचो, अच्छा सर्किट में जब भी ऑन करते हैं तो कैपेसिटर में पहले चार्ज तेज़ी से जाता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जैसे और चार्ज आ गए तो बाद वाले चार्ज को आने से रोकते हैं। इसीलिए चार्जिंग में क्या है, टाइम के साथ साथ चार्ज बढ़ता तो है लेकिन स्पीड उसकी कम हो जाती है। मतलब करंट जो है टाइम के साथ, पहले करंट मैक्सिमम होगा, बाद में धीरे धीरे कम। यार स्विच 1 को अगर बंद करोगे तो क्या होगा, इधर से चार्ज आएगा, ये खट से ये चार्ज होने लगेगा, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। लेकिन फुल चार्ज होने के लिए क्या है, अगर मान लो S2 को भी बंद कर दिए, इसको भी ऑन कर दिए, तो चार्ज क्या है, फिर ये रजिस्टर इधर से इधर ये सर्किट मिल जाएगा, तो इधर से इधर करंट जाने लगेगा रजिस्टेंस, क्योंकि फिर कैपेसिटर में नहीं जाएगा। कैपेसिटर में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज आया वो आगे आने वाले चार्जों को रोकेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस मतलब ऐसा अवरोध उत्पन्न करेगा। और इधर का क्या है, ये तो फ्री सर्किट है, मतलब तो इधर कोई अवरोध ऐसा है नहीं, तो इधर से करंट बहता रहेगा। तो S2 को ओपन रखोगे, S2 ओपन रखो, इधर का लाइन कट करो और इसको लंबे टाइम तक, S1 को लंबे टाइम तक बंद रखोगे, तो ये चार्ज धीरे 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 पहले झटके में जाएगा, फिर धीरे धीरे आएगा, धीरे 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 एक लंबे टाइम के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि फुल्ली चार्ज होने के लिए कब S1 S2 बोथ क्लोज दोनों करोगे तो कभी नहीं होगा, S1 एंड S2 बोथ कभी नहीं, S1 ओपन कभी नहीं, S1 क्लोज हो और S2 ओपन हो तभी होगा। समझ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस 4 क्यूब वेयर क्यू इज इक्वल टू 0.1 माइक्रोकूलम आर कनेक्टेड at the vertices of equilateral triangle of side tells the potential energy of the system। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने बोला था कि ऑल पेयर, आपको क्या करना है, ऑल पॉसिबल, जो भी पॉसिबल पेयर हैं सब बनाएंगे। तो पहली बात पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, K/Q1 Q2 बाई R, यही होता है। तो कितने पेयर बनेंगे वो आप बना के लिख लोगे, ठीक है। तो एक बार इसका और इसमें प्लस एंड माइनस भी लिखोगे, ऐसा नहीं कि प्लस और माइनस है तो उसको छोड़ दो, प्लस को प्लस माइनस को माइनस लिखोगे, जो भी लास्ट में आएगा जोड़। तो एक बार इसके साथ 1 पेयर, इसके साथ 2 पेयर, ठीक है, इसके साथ 3 पेयर, ठीक है। तो इसका हो गया इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका हो गया इसके साथ, ओके। तो कितने पेयर बने, ये इसके साथ 1, ये इसके साथ 2, ये इसके साथ 1, तो टोटल 3 पेयर बने। तो 3 पेयर का आप लिख लोगे, डिस्टेंस भी दिया ही है, ठीक है बेटा। तो प्लस और माइनस करोगे तो इसका फाइनल आंसर जो है ये आएगा माइनस में, डी वाला, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 25 माइक्रोफैरड कनेक्टेड एज शोन इन द DC वोल्टमीटर रीड्स 200 वोल्ट। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज,
अब बेटा देखो, इसमें देखो, अगर सही से देखो, अगर इसको, ये जो ऐसे है डायग्राम, इसको हम ऐसे घुमा दें, मतलब ये वोल्टेज ऐसे कर दें और यहाँ से ले जाएं, ये कॉमन पॉइंट हुआ, फिर यहाँ से ऐसे, ये देखो, ये ठीक है, और इधर की तरफ ये, और ये ऐसे हुआ, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब पैरेलल में है, ये सब क्या है, पैरेलल में हुए बेटा। तो चार जो है, चारों कैपेसिटर क्या हैं, पैरेलल में हैं। तो अब जैसे पहले तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये भी सब सेम है, 25 के हैं। तो अगर सी चारों होते तो क्या हो जाते, 4C हो जाता। 4C मतलब 4 × 25 कितना हो गया, 100 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक। तो 100 माइक्रोफैरड टोटल वो हो गया, और वोल्टेज, सबके बीच वोल्टेज सेम रहेगा, तो वोल्टेज सेम है तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा सी कितना है, 100, वोल्टेज कितना है, 200, कितना हुआ, 2 × 10⁴, ठीक। ये चार्ज हुआ, ये माइक्रोफैरड में है बेटा, माइक्रोफैरड में। तो इसको ये माइक्रो कूलाम आए, कूलाम करने के लिए 10⁻, ये -4 कह रहा हूँ, ये पावर 4 हुआ है, 10⁻⁻6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻2, इतना कूलाम हुआ, ठीक, इतना कूलाम हुआ। अब बेटा ये चार्ज जो है, पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है तो V क्या होता है, सेम होता है, और चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक। तो क्योंकि सब सेम कैपेसिटर है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्यों, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड। तो एक पे कितना टोटल चार्ज कितना है, ये, तो एक पे कितना हुआ, 2/4, ठीक, × 10⁻², 2/4 करोगे तो कितना आएगा, 0.5 × 10⁻², ठीक। 0.5 × 10⁻² का मतलब क्या हुआ कि 5 × 10⁻³ कूलाम, ठीक। समझ में आया, इतना हौच पौच हो जाता है आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है कि ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, देखो, कहीं भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, ये ठीक है, ये भी वोल्टेज, तो टोटल चार्ज हमारा निकल गया, क्या निकला, 2 × 10⁻⁴ माइक्रो कूलाम, क्योंकि माइक्रोफैरड था। तो हम इसको अगर उसमें करें तो 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁻6, ये कूलाम हुआ, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻² कूलाम, ठीक। अब जो भी चार्ज आया, टोटल चार्ज है ये, टोटल चार्ज,
तो सब पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा ना, Q1 Q2 Q3 Q4, ये C सबका सेम है तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, तो इक्वली डिवाइड होगा तो एक पर, तो टोटल चार्ज जो होगा वो 4Q होगा, ठीक है। और एक Q जो होगा क्या होगा 2 इंटू 10⁻² बटे 4, तो करोगे 0.5 इंटू 10⁻² आया, 0.5 पॉइंट अगर हटाओगे तो 5 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक, ये हो गया, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ, तो इसका आंसर क्या हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ वाला, an air capacitor capacity 10 microfarad connected to a constant voltage battery with, now the space between plate filled with liquid of dielectric constant 5, the charge, additional charge flows from battery to the capacitor। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला इससे अभी 2022 में भी क्वेश्चन आया था और इस तरह के, तो इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन अगर होगा तो आप फिर किसी लायक नहीं, आपका पढ़ना लिखना सब बेकार हो जाएगा। कितना है 10 माइक्रोफैरड इसका C, वोल्ट बैटरी कितनी है 12 वोल्ट, ठीक है। अब इसको पहले चार्ज कर लिए, तो पहले इस पे चार्ज मान लो Q1 होगा, तो Q1 कितना रहा होगा CV, C बोले तो 10 माइक्रोफैरड इंटू 12 कितना हुआ 120 माइक्रो कूलम। अब वो माइक्रो में है तो माइक्रो कूलम आया होगा। अब क्या किए कि इसको भर दिए, किससे, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए, केज इसका 5 है। तो अब C कितना हो जाएगा बेटा, C कितना हो जाएगा 5C C1, तो पहले ये 5C और एंड V क्या है सेम रहेगा, सेम, क्यों, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, कनेक्टेड है तो V क्या होगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो अब चार्ज कितना आ जाएगा, अब देखो चार्ज कितना आएगा। अब Q2 अगर हम निकालें, कैपिटल Q2 क्या हो जाएगा C2V, C कितना हो गया पहले जो था उसका 5 टाइम्स, तो C2 5 C1 इंटू V, तो 5 मतलब ये 5 K हो गया था ना, K C1V, K टाइम्स, तो K की वैल्यू 5 थी, C1 कितना था 10 माइक्रोफैरड और V कितना था, V कितना था 12 इंटू 12, कितना आ गया बेटा 600 माइक्रो कूलम। तो एडिशनल चार्ज कितना गया, एडिशनल जो एक्स्ट्रा चार्ज गया वो कितना गया Q2 माइनस Q1, 600 माइनस 120 कितना गया 480 माइक्रो कूलम। कूलम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 10⁻⁶ कर दोगे, ठीक, इस तरह से, या माइक्रो कूलम है तो माइक्रो कूलम। तो आंसर क्या हुआ 480 माइक्रो कूलम, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कैपेसिटर चार्ज टू स्टोर एनर्जी यू, द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अभी एनर्जी स्टोर करके आइडेंटिकल कैपेसिटर नाउ कनेक्टेड टू फर्स्ट कैपेसिटर इन पैरेलल, द एनर्जी इन ईच ऑफ द कैपेसिटर इज। बहुत अच्छा सवाल है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाइए। इन सब में कुछ भी कंफ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं है। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो V सेम रहेगा, बैटरी अगर डिस्कनेक्ट हो गया है तो Q सेम रहेगा, मतलब Q कंजर्व रहेगा, बस यही आपको समझना है। तो कह रहा है कि स्टोर पहले एनर्जी U हो गया जो चार्ज किया, अब चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये सब हमेशा ध्यान, चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्ट, इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे Q जो है सेम रहेगा, सेम बोले तो कंजर्व रहेगा, ठीक।
अब एक सेम कैपेसिटर को, आइडेंटिकल कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दिए। अब दोनों में एनर्जी क्या होगा ये समझा देता हूँ। अब देखिए, इसलिए समझाना ज़रूरी है कि इसमें एक सवाल और बन जाता है। सी था, V वोल्ट बैटरी से चार्ज किया, एनर्जी इसमें ही आ गई। कोई पूछता एनर्जी, सी कैपेसिटेंस है तो एनर्जी कोई पूछता तो क्या आप बताते, हाफ CV², यही तो होगा। अब क्या हुआ, अब कोई चार्ज भी यहीं इस टाइम निकालो, चार्ज क्या होता, CV होता। ठीक, अब क्या किए, दूसरे कंडीशन में बैटरी को डिस्कनेक्ट किए, अब उतने ही कैपेसिटर को एक यहाँ पे जोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इस पर जो Q चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो इस पे से चार्ज बह के इस पे आना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस पे से चार्ज बह के इस पे आना शुरू करेंगे। पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल, ठीक है, वो इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। जो भी बाद में चार्ज आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पहले तो आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और दोनों का कैपेसिटेंस कितना पैरेलल में है, तो पोटेंशियल मतलब पहले Q/C लिखोगे। ठीक है, टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंस, तो Q तो सेम ही है टोटल चार्ज, और C कितना हुआ, ये भी C ये भी C, तो 2C, पैरेलल में है तो 2C हो गया। ठीक, ये हो गया पोटेंशियल। अब इनका पोटेंशियल जो है, इसका ये है और इसका ये है। ओके ओके बेटा, तो पोटेंशियल अगर पता चल गया और कैपेसिटेंस पता चल गया, तो आप चार्ज, या तो फिर चार्ज अलग अलग निकाल लो। जाहिर सी बात है, दोनों सेम है, वो हैं कैपेसिटर, तो Q चार्ज है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो इस पर Q/2 रह जाएगा, इस पर Q/2 रह जाएगा। ये इसी से पता चल रहा है क्योंकि बराबर हैं। या पोटेंशियल निकल गया, तो फाइनल एनर्जी अगर निकालना हुआ, U1 निकालना हुआ, मान लो पहले का, तो क्या लिखोगे, हाफ CV²। तो हाफ C तो वही है, V की जगह पे ये लिख दो, क्या हो जाएगा, Q²/2C। ठीक, Q²/2C। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, C से C कट जाएगा, Q², ये सॉरी, एक C से एक C कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/2। ठीक, ये पूरा V है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2C इंटू Q²/4C²। एक C से एक से गया तो भी आया, एक 1/8 Q²/4C, 4 तो इधर हो गया, C। ठीक, क्या आ गया, U1 क्या आ गया, 1/8 Q²/C। ठीक, यहाँ पे क्या लिखते, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 Q²/C लिखते। ठीक, जो पहले था, अभी क्या हो गया, 1/8 Q²/C। तो इस पर भी इतना है, इस पर भी इतना है, दोनों पे सेम रहेगा। ठीक है, तो पहले का कितना गुना हो गया, पहले पे 1/2 था, अभी 1/8 है, तो 4 टाइम्स कम हो गया कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी U2 जो है, कोई पूछे U2 इज इक्वल टू U1/4, 1/4 टाइम्स कम हो गया ना, तो 1/4। समझ में आया बेटा, तो क्या हो गया आंसर, U/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 500 एंड देन इंसुलेटेड। चार्ज करके उसको अलग कर दिए। अ प्लास्टिक प्लेट इज इंसर्टेड विद इन प्लेट फिलिंग द होल गैप, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट नाउ बिकम 75, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले था, उसको 500 वोल्टेज तक चार्ज किए,
ठीक है, 500 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किए। अब बाद में उसका पोटेंशियल क्या हो गया, 75 हो गया। अब ये यहीं से आप लगा सकते हैं, इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। डाइलेक्ट्रिक डाले हो तो C बढ़ा होगा, ठीक है, और क्योंकि चार्ज सेम रखना है, चार्ज सेम रखना है तो V को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो V कितना घट गया, देखो V कितना घट गया, 75, 500 से 75 हो गया, 500 से 75, कितने टाइम्स कम हो गया, इसे डिवाइड करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 50, 25 20/3, इतना टाइम्स जो है क्या हो गया, पोटेंशियल कम हो गया। तो कैपेसिटर इतना टाइम्स बढ़ा होगा, 20/3। और हमें पता है कि के क्या होता है, के टाइम्स बढ़ जाता है C, तो जितना टाइम्स बढ़ा है वहीं उसका के हुआ, तो क्या हुआ, 20/3। ये सिंपल सा हो गया, ठीक। 19 फ्रॉम सप्लाई, कोई दिक्कत बेटा नहीं, फ्रॉम सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर रेटेड इतना 8 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपोजिट ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड 2000 वोल्ट। अब बता रहे हैं कि मतलब आपको कैपेसिटर दे दिए जिस पे रेटेड है, एक कैपेसिटर का ग्रुप है कितने का, 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, और वोल्टेज उसका कितना है, 250 वोल्ट। दूसरा ग्रुप है, बाद में इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाना चाहिए, 16 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज हो जाना चाहिए 1000, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि कितने हाउ मच कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड, इनको इस तरह से कंबाइन करना है। ये 8 माइक्रोफैराड और 250 वोल्टेज के जितने चाहे उतने कैपेसिटर आप ले लो, उनको सीरीज और पैरेलल में इस तरह से आप जोड़ो कि लास्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना है और पोटेंशियल इतना है। तो अब हम मान लें कि N जो है सीरीज में है और M जो है पैरेलल में है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि टोटल पोटेंशियल कब बढ़ेगा, मान लो ऐसे है कैपेसिटर, तो जितना ये V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल, V3 V4, तो सीरीज में है तो इन सब का पोटेंशियल यहाँ से अगर यहाँ तक कोई पूछे पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरह से। तो सीरीज में पोटेंशियल ऐड होता है, अगर वहीं पैरेलल में होता, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहेगा, ये भी। तो सीरीज में पोटेंशियल ऐड होता है, तो पहले सोचो 250 पोटेंशियल था और बाद में 1000 कर देना है, तो जाहिर सी बात है एक कैपेसिटर का 250 है, तो कितने कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 1000/250, तो 4 तो सीरीज में लगे होंगे, इतना तो पक्का है, ठीक है। अब कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर अगर सीरीज में है, ठीक है, तो सीरीज में है तो वो कैसे ऐड होंगे, 1/C1 1/C2 1/C3। तो भैया अब देखो 4 अगर सीरीज में लग गए तो एक का कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 सीरीज में हो गए तो एक का कैपेसिटेंस कितना होगा, C/4, इक्विवेलेंट कितना होगा, C जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा
C/4। अरे सेम कैपेसिटर हैं, C 4 बार हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/4 हो जाएगा। ठीक, तो कितना है 8/4 कितना हुआ 2। ठीक, अब 2 हुआ, ये 4 का जो एक सीरीज था उसका इक्विवेलेंट 2 आया। अब इसके कितने पैरेलल सीरीज जोड़ें कि 16 आए, इसके कितने जोड़ेंगे। अब इस तरह से 4 के एक का इसका 2 है तो इस तरह से फिर 4 के फिर 4 के, तो एक का 2 है, एक का 2 है, पैरेलल में सब ऐड होता है। तो 16 लाने के लिए कम से कम 8 पैरेलल जोड़ेंगे, 8 पैरेलल जोड़ेंगे तभी तो 16 होगा। एक का 2 आया और इस तरह से 8 लाइनें होंगी, 8 लाइन्स होंगी। तो यानी कि M बराबर जो है 8 पैरेलल लाइन्स ऑफ, ठीक, 4 सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, तो M 8 होगा और ये तो टोटल कितने 4, एक लाइन में 4 हैं और ऐसी कितनी लाइनें हैं 8। तो कितना हो गया टोटल नंबर, कितना हो गया टोटल नंबर, कितना हो गया, एक लाइन में 4 और ऐसी 8 लाइनें, कितना हो गया 32। ठीक है बेटा, तो कितने कैपेसिटर लगेंगे 32, इसलिए इसका आंसर ये हुआ 32। समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे नीट में तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। गिर तब जाओगे जब इस तरह का कभी लगाए नहीं रहोगे, कभी देखे नहीं रहोगे। और इस तरह का अगर लगाए हो, मेरा ये वीडियो देखे हो, ये समझे हो तो आपको, तो पोटेंशियल के लिए यहाँ समझना क्या था बेटा कि पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल सीरीज में है तो सबका ऐड होता जाएगा। तो जितना फाइनल पोटेंशियल है और जो पहले का पोटेंशियल है तो उससे डिवाइड करोगे तो कितने कैपेसिटर लगेंगे तो वो दिख जाएगा, 4 कैपेसिटर आ गए। ठीक, और ऐसी कितनी लाइनें पैरेलल में लगें कि इन चारों का इक्विवेलेंट अगर 2 है तो टोटल 16 करने के लिए हमें 8 लाइन चाहिए। ठीक, तो अभी टाइम हो गया काफ़ी बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में 23 से आगे चालू करेंगे। ओके, 23 से आगे चालू करेंगे। तो आई थिंक अभी के लिए जो है आपका हमने ढेर सारे क्वेश्चन को कवर किया। अच्छा, इधर भी और क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन इधर हैं 14, 15, 16, इसको भी कराएंगे, फिर 23 से आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी 1 या 2 वीडियो जाएगा इसमें, लेकिन ये है कि उतने में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। ओके, तो आप जो है बस देखते रहिए, जितना मैं कराऊँ उतना देखते जाइए बस, उसके अलावा आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ठीक है, तब तक मस्त रहिए, एंजॉय करिए।